साथियों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर के कौन कौन सी कैटेगरी होती है प्रायोरिटी सेक्टर की, और प्रायोरिटी सेक्टर के क्या टारगेट है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और किस कैटेगरी में क्या टारगेट रहता है। ये सारी चीज़ें हम यानी पूरी जानकारी हम एक प्रमोशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो टारगेट हैं, इसका जो मास्टर सर्कुलर जो आरबीआई का है वो आपका ए मास्टर सर्कुलर रहा, ठीक है। और इसमें अभी तक ये इतनी बार मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है, यानी अपडेशन हो चुका है। इतनी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार आरबीआई ने इतनी बार इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। आइए हम टाइम को ना ख़राब करते हुए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कहाँ कहाँ किस किस के लिए एप्लीकेबल है। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट होते हैं सभी कमर्शियल बैंकों में दिए जाते हैं, सभी बैंकों में दिए जाते हैं। तो वो किन किन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट एप्लीकेबल होते हैं, तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम वन बाई वन करके पढ़ाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी ये वीडियो हमारा आधे घंटे का तो लगभग में रहेगा। देखिए, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो मेन पॉइंट है वही हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें जो ये सर्कुलर है, प्रायोरिटी सेक्टर का जो सर्कुलर है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट हैं वो कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल हैं, रीजनल रूरल बैंक के लिए एप्लीकेबल हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए हैं, लोकल एरिया बैंक के लिए हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए हैं, ठीक है। और जो सैलरी अर्नर्स बैंक होते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें कि द कैटेगरी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एज फॉलो, कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत जो है उसको 8 कैटेगरी में बांटे गए हैं। मतलब सभी जो सब सेक्टर है, यानी आप कह सकते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर पूरे के पूरे प्रायोरिटी सेक्टर को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला आपका आता है एग्रीकल्चर, दूसरा आपका आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको एमएसएमई कहते हैं। तीसरा हमारा क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, चौथा एजुकेशन हो गया, पांचवा हाउसिंग हो गया, छठा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सातवां रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, अदर। यानी एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर, ये 8 कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर को, यानी अब हम अभी तक हमने इस वीडियो में सीख लिया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है इसको पूरे के पूरे प्रायोरिटी सेक्टर को 8 कैटेगरी में बांटा गया। और आइए अब हम देखते हैं कि क्या टारगेट रहते हैं। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सभी बैंकों, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग हैं, उन सभी बैंकों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में हम पढ़ते हैं, ये हमारा पहला भाग रहा। इसमें हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक बैंकें होती हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंकें होती हैं, आरबीआई, और इसमें स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि आरआरबी को सेपरेट टारगेट दिए जाते हैं और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होती हैं इनको सेपरेट टारगेट दिए जाते हैं। तो हम पहले पोर्शन में पढ़ेंगे कि जो भी डोमेस्टिक बैंक्स हैं वो और सभी फॉरेन बैंक हैं जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं उनके टारगेट किया है। यानी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के टारगेट किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, और जो फॉरेन बैंकें हैं, विदेशी बैंकें हैं जिनकी शाखाएं 20 से ज़्यादा है उनके टारगेट किया है। तो टोटल टारगेट 40% है, ठीक है, सभी कमर्शियल बैंकों के। और जो फॉरेन बैंक हैं जिनकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं उसके टारगेट क्या है, 40% टारगेट है। और ये टारगेट एएनबीसी के रहते हैं या फिर सीईओवी के रहते हैं, ठीक है। एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और सीओबी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, सीओबी मतलब जो सीओबी है या एएनबीसी है, इन दोनों में से जो हायर है उसका 40% रहेगा।
किसके लिए? कमर्शियल बैंकों के लिए, और जिसकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं फॉरेन बैंकों के लिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो 18% इसमें रहेगा। 18% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज हाई, मतलब 18% COB का या ANBC का, दोनों में से जो हायर रहेगा। और इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 10% का टारगेट दिया गया है। 18% तो टोटल एग्रीकल्चर का है, लेकिन 18% में से 10% दिया गया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, जो 23 और 24 में है। 23 और 24 में 10% का टारगेट दिया गया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। 18% में से 10% केवल और केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए मतलब दिया गया था। स्मॉल फार्मर की डिफिनेशन इसकी होल्डिंग ऑफ लैंड पर डिपेंड करती है, वो हम आगे देखेंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अब MSME भी इसमें शामिल है, तो MSME में तो मीडियम भी है, माइक्रो भी है और स्मॉल भी है। तो माइक्रो के लिए 7.5% रिजर्व है। एडवांस बिगर सेक्शन में जो है ये 12% है। ठीक है, अब हमने इसमें देख लिया 40%, 18%, 18 में से 10% केवल मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए है, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए है और 12% बिगर सेक्शन के लिए है। ओके, अब आते हैं फॉरेन बैंकें जिनकी शाखाएं 20 से कम हैं। जिनकी शाखाएं 20 से कम है उनको भी 40% का टारगेट दिया गया है, लेकिन वो उसके लिए ये है कि 40% का टारगेट ज़रूर है, लेकिन उनके लिए ये रिलीफ है कि वो 32% है वो एक्सपोर्ट का करते हैं और 8% किसी भी अदर प्रायोरिटी सेक्टर में करते हैं। ठीक है, 8 पर मतलब इसमें क्या है, 40% ANBC या COB का करना है, लेकिन कम से कम वो 8% किसी अदर में कर दें और 32% जो है वो एक्सपोर्ट लैंडिंग में कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्रीकल्चर के टारगेट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। साथ में माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए के भी टारगेट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और बिगर सेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा हमारा आता है कि रीजनल रूरल बैंक यानी RRBs की। RRBs की बात करें तो इनके लिए 75% के टारगेट होते हैं, जो 75% के टारगेट इनको करना होता है। इसी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी टारगेट 75% होते हैं। और जो एग्रीकल्चर है तो दोनों के लिए एग्रीकल्चर 18% और 18% करने होते हैं। यानी फॉरेन बैंक की 20 ब्रांचों को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब जिन फॉरेन बैंकों की ब्रांचें 20 से कम है उनको छोड़ दिया जाए, तो सभी के लिए 18% एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व रखा गया है कि 18% आपको एग्रीकल्चर में करना है। MSME की बात करें तो MSME में भी अगर फॉरेन बैंक की 20 ब्रांचें हैं जिनकी उनको छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए 7.5% का है। यानी ऊपर वाला यानी एग्रीकल्चर सभी में सेम है 18%, माइक्रो एंटरप्राइजेस सभी में सेम है। चेंजेस कहाँ पे है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट में है, जहाँ पर डोमेस्टिक के लिए 40% है और स्मॉल और रूरल के लिए 75% है। ठीक है, लास्ट एक आता है कि बिगर सेक्शन के लिए टारगेट। तो अगर हम डोमेस्टिक बैंकों की बात करें तो 12% है कॉमर्स, और जिन फॉरेन बैंकों की 20 से कम ब्रांचें हैं उनमें एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो मतलब ग्रामीण बैंकें हैं उनके लिए 15% है बिगर सेक्शन के लिए, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके लिए 12% है। ठीक है, तो अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 2023 में और 24 में स्मॉल फार्मर के लिए कितना है? 10% है और वीकर सेक्शन के लिए 12% है। ये मैक्सिमम टारगेट दे रखा है, लेकिन RBI ने इसको अभी चेंज किया है। RBI ने इसको चेंज कर दिया है। आइए देखते हैं क्या चेंजेस लेके आया है RBI।
वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 75% का टारगेट रूरल बैंकों को दिया गया है, तो इसमें जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए कहा है कि जो 75% का टारगेट है आप 2026 तक अचीव कर रहे हैं। ठीक है, 2026 तक इसको टारगेट को अचीव कर लें। तो कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में कितना टारगेट है या इस वर्ष के अंत में क्या टारगेट है। जैसे 25-26 का पूछ लिया तो 75% है, अगर ये 24-25 का पूछ लेंगे तो 65% हो जाएगा, 23-24 का पूछ लिए तो 60% हो जाएगा, यानी 60-65-75, यानी 24 में 60, 25 में 65 और 26 में 75%। और माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए तो सेम ही है 7.5%। और जो अपना वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन के लिए 12% है 25-26 में। वीकर सेक्शन के लिए कितना है, 12% तक वो 25-26 तक कर दें। ठीक है, जबकि अदर के लिए 23-24 तक ही 12% करना है। अब हम ज़्यादा इसमें टाइम ख़राब नहीं करेंगे, तो सबसे पहले अब हम इसमें देख लेंगे एग्रीकल्चर कैटेगरी फर्स्ट। अब हम वन बाय वन करके यहाँ पे देखेंगे। तो अगर इसमें जो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में क्या है, हमने पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को 3 भागों में डिवाइड हम कर लेंगे। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला आपका आ जाएगा फार्म क्रेडिट, दूसरा आपका आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग वगैरह, तीसरा आपका आ जाएगा अदर एंसिलरी। ठीक है, अब हम बात करें लोन टू इंडिविजुअल फार्मर। अगर इंडिविजुअल फार्मर की बात करें तो ये क्या होता है, लोन जो होता है वो नीड बेस्ड होता है। इंडिविजुअल फार्मर के लिए लोन नीड बेस्ड होता है एग्रीकल्चर के तहत। ठीक है, और अगर यही फूड प्रोसेसिंग के लिए है या अदर किसी के लिए है तो वो उस तरह से चेंज हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या था, फार्म क्रेडिट था। तो फार्म क्रेडिट में एक इम्पॉर्टेंट है कि जो हाइपोथिकेशन होती है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका क्या है कि जो NBR और ENBR है, तो NER, NWR और ENBR इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में 75 लाख तक लोन मिल सकता है 1 साल के लिए। और अदर देन NWR और ENWR है तो उसके लिए 50 लाख तक लोन मिल सकता है। और जो लोन का पीरियड रहेगा वो 12 साल का रहेगा। पहले 50 लाख तक ही था, लेकिन अब इन्होंने NWR के लिए और EWR के लिए 75 लाख का लोन कर दिया है। और वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट की बात हो रही है। और अदर देन NBR ENBR रिसिप्ट हैं तो उसके लिए 50 लाख का ही है। ठीक है, और इंडिविजुअल के लिए नीड बेस्ड है। बाकी है कि लोन द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी एग्रीगेट 2 करोड़ पर बार और मतलब एंटिटी। ठीक है, क्रॉप लोन टू बारोवर विल इंक्लूड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर एंड लोन फॉर अलाइड एक्टिविटीज के लिए लोन दिया जाएगा। इसमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन होगा, लोन पर प्री पोस्ट विजिट वो होगा। और बाकी ये 50 लाख तक हम 75 लाख तक हम जो वेयर हाउस रिसिप्ट है NWR हैं और ENWR है तो उनके अगेंस्ट में, और अदर देन इसके हैं तो फिर 50 लाख तक लोन दे सकते हैं। और अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या हम कह सकते हैं कि कोई फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, यानी कोऑपरेटिव कोई सोसाइटी वगैरह हैं तो वो 5 करोड़ तक लोन इसके तहत ले सकती हैं। कितना लोन ले सकती हैं, 5 करोड़ तक लोन ले सकती हैं। और अगर हम एंसिलरी की बात करें, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह एट्सेट्रा के लिए भी 5 करोड़ तक लोन लिया जा सकता है। और इसमें 50 करोड़ तक का लोन जो रहेगा वो स्टार्टअप के लिए रहेगा। स्टार्टअप एक की जो डिफिनेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने दी है कि जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के तहत है। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाए एग्जाम में कि एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ स्टार्टअप के लिए, अगर स्टार्टअप वर्ड आ जाए तो 50 लाख है, अगर स्टार्टअप वर्ड नहीं आता है तो फिर आपका 5 करोड़ रहेगा। ठीक है, माय पॉइंट इज क्लियर। अगर स्टार्टअप शब्द आ जाए एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए स्टार्टअप वर्ड अगर आ जाए वहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ तो 50 लाख, अदरवाइज 5 करोड़। और इंडिविजुअल है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, नीड बेस्ड है। इंडिविजुअल के लिए नीड बेस्ड है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए 5 करोड़ तक है। ओके, लोन फूड एंड प्रोसेसिंग अप टू द एग्रीगेटिव सेंशन 100 करोड़ पर बार ओवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। और जो फूड प्रोसेसिंग का जो है वो 100 करोड़ तक आपका प्राइवेट सेक्टर में काउंट किया जाएगा। ओके, अब जैसा कि हमने एक जगह पढ़ा था ऊपर स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर, तो उसकी यहाँ पर डिफिनेशन भी जान लेते हैं। कभी कभी प्रमोशनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो मार्जिनल फार्मर होता है, मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होता है जिसकी जो लैंड होती है, लैंड होल्डिंग जो होती है वो 1 हेक्टेयर तक होती है। 1 हेक्टेयर तक जिस भी फार्मर की लैंड होल्डिंग होती है तो वो मार्जिनल फार्मर कहलाता है। ठीक है, और 1 से 2 हेक्टेयर तक जिसकी ज़मीन होती है वो स्मॉल फार्मर कहलाता है, और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है वो फिर लार्ज फार्मर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लार्ज फार्मर कहलाएगा। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इस प्राइवेट सेक्टर से संबंधित किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके किसी भी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो यहाँ पर हम समझा रहे थे कि जो मार्जिनल फार्मर होता है वो छोटा होता है, स्मॉल बड़ा होता है, और मीडियम उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो मार्जिनल फार्मर जो रहेगा उसकी ज़मीन 1 हेक्टेयर तक रहेगी, और जो स्मॉल फार्मर रहेगा तो उसकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक रहेगी। और इसमें जो लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं जो मतलब लीज पे लेते हैं ज़मीन, तो उनको भी लोन दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें है कि 2 लाख तक लोन प्रति इंडिविजुअल सोनली इंगेज अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए दिया जा सकता है। कि जो फार्मर्स हैं जिनकी कोई अपनी कोई लैंड ही नहीं है और वो वैसे ही कोई अलाइड एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो 2 लाख तक लोन हम इसके तहत दे सकते हैं। साथ ही हम जो एफ वगैरह है उसके लिए तो हम अच्छा खासा दे ही रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट ख़त्म हुआ है। तो एग्रीकल्चर में बहुत और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। अब देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। तो सबसे पहले इसकी जो डिफिनेशन है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की डिफिनेशन क्या है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें अगर हम डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई थी कि अगर एग्रीकल्चर का अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप के लिए दोस्तों 50 करोड़ है, 50 लाख नहीं है, 50 करोड़ है। ओके, इसको आप लोग करेक्ट कर लें। तो एमएसएमई, तो इसमें ज़्यादातर एग्जाम में एमएसएमई की डिफिनेशन पूछी जाती है। तो पहले जो था तो उसमें पहली जो डिफिनेशन थी एमएसएमई की तो वो 2 तरह से डिपेंड करती थी। एक तो उसका टर्नओवर के मतलब मैन्युफैक्चरिंग में अलग डिफिनेशन थी और सर्विस सेक्टर में अलग डिफिनेशन थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि सभी की डिफिनेशन को एक कंसोलिडेटेड डिफिनेशन दे दी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो चाहे वो सर्विस सेक्टर यूनिट हो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने मतलब देखिए, आप देख ले रहे हैं कि सबसे पहले माइक्रो, मतलब ये आपके आ जाएगा माइक्रो, दूसरा आपका आ जाएगा स्मॉल, और तीसरा आपका आ जाएगा मीडियम। ठीक है, तो इस पे टर्नओवर की बात होती है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 2 चीज़ें इसमें शामिल हैं इसकी डिफिनेशन में। अगर
इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो आपकी माइक्रो यूनिट हो जाएगी। अगर जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक है, अगर इसका जो टर्नओवर प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक है और टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल यूनिट में चला जाएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेज में चला जाएगा। और जिसमें 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में है और 250 करोड़ तक टर्नओवर है तो वो आपका मीडियम में चला जाएगा। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि टर्नओवर किसी का 5 करोड़ है तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा। तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखने वाली होती है, वो ये होती है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर में अगर मैक्सिमम है, एक ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट वाला काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए टर्नओवर 6 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो वो आपका स्मॉल यूनिट में चला जाएगा। डाउन के लिए दोनों में डाउन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में भी डाउन हो और टर्नओवर में भी डाउन हो, तब वो नीचे वाली कैटेगरी में आएगा। और आपके लिए दोनों कैटेगरी में से चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर दोनों में से अगर एक अप है तो अप वाली जिसमें फॉल करेगी तो वो वाला इसमें आ जाएगा। ओके।